कुछ बोल रही है ना शबनम ने। ओके चलो लेट्स फोकस हियर। आज ना हम लोगों का जो डिस्कशन का मतलब मेन पॉइंट रहेगा वो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट का वो वाला पोर्शन जो मैंने आपको कल कराया था। एक बार मैं फटाफट उसको क्विक रिकैप दूंगी और उसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस करने दिए थे तो उनको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्विच टू आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज ईएम वेव्स। ठीक है, सो दीस विल बी द टॉपिक्स दैट वी विल कवर। सबसे पहले रिकैप, देन होमवर्क क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू, और फिर ईएम वेव्स की कुछ एक दो बातें हैं उनको लेके चलेंगे। अच्छा, रिकैप के नाम पर मुझे बनाने का तरीका बदल गया, अच्छी लग रही है आपकी स्लाइड। थैंक यू। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या याद आ रहा है लास्ट वाले लेक्चर से कि क्या क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले मुझे टॉपिक ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, एसी ट्रांसफॉर्मर, परसेंटेज एफिशिएंसी निकाली थी। ठीक है, एसी ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ ना, विच ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज, है ना, हाई टू लो या लो टू हाई। और इसकी इसी फंक्शन के बेसिस पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। वेरी नाइस। अब ठीक है, मैं जिसका अब नेम लूँ ना वो मेरे को बताना, ठीक है? उससे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, एक एक क्वेश्चन उतना ही बताना बस। तो सबसे पहले आई आस्क गुंजन। गुंजन आप बताओ, स्टेप अप में आपको क्या लगता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में क्या बताना चाहोगे? प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में मैं क्या बताऊं मैम? अरे नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कमेंट करो ना कि स्टेप अप में किसके टर्न्स ज्यादा होते हैं किसके कम होते हैं। विशाल आप बताओ। हाँ विशाल। ओके, तस्लीम आप बताओ। प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स मैम, प्राइमरी में कम होंगे और सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। ओके, सो द वेरी सिंपल थिंग इज कि भाई हम स्टेप अप में क्या करते हैं, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में, और स्टेप डाउन में कहानी उल्टी हो जाएगी, राइट? यस मैम। ओके, सुंदर साहब मुझे एक चीज बताओ बच्चे कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो मैं क्या क्या लिख सकती हूँ उसके बारे में? मैम उसका फॉर्मूला है आई, हाँ फॉर्मूला बताओ, आई पी अपॉन आई एस ओके, इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी वेरी नाइस, इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी। बहुत बढ़िया। अब कोई साक्षी आप एक काम करो, मुझे बताओ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैम आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। नॉट नो मैम, वो आई पी बाई आई एस लिख जाएगा बराबर इतनी बातें है ना। ओके बेटा, ये जो आईपी वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, ये पावर से आता है कि पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता ना, इसलिए हम जो हाँ ये दूसरा वाला याद कर लेते हैं। चलो इतनी बात थी बेसिक बेसिक सी। उसके बाद अच्छा एक फॉर्मूला और था जिसका मैं पूछती हूँ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैम। चलो प्रियांशु आप बताओ एफिशिएंसी का फॉर्मूला। हम आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तब इनटू 100 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आई नो बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किए हुए थे, द थिंग इज कि सबका नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मुझे पता है आप लोगों को आता है। सो सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों को लिटरली याद है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं एनर्जी लॉसेस की। तो अंशिका आप बताओ एनर्जी लॉस में आपको कौन सा याद आ रहा है? कोई सा भी एक बता दो एनर्जी लॉस। नहीं, चलो कोई इशू नहीं। मनीषा आप बताओ कोई एक एनर्जी लॉस। मैम फ्लक्स लीकेज होता है और एडी करंट एक हमिंग लॉस होता है मैम एक। अच्छा बहुत बढ़िया, बस एक एक बताना, ठीक है? ओके अमन आप बताओ बेटा, फ्लक्स लीकेज के अलावा कोई और लॉस? अगर आपको नहीं याद नहीं कोई नहीं, हाँ इसी बता दिया करो। नहीं, दीपक आप बताओ, दीपक प्रजापति। मैम हिस्टेरिसिस लॉस। बहुत बढ़िया बेटा। मैम आप तो इम्पोर्टेंट वाला भूल गए।
हाँ अरे वो नहीं, जो बच्चा जिस वे में बता रहा है वही वाला चलेगा। मैं पूछ मेगा, मेगा विश आप बताओ बच्चे, कोई और? करंट। वेरी नाइस। राधिका आप बताओ कोई और लॉस आपको याद आ रहा हो तो? मैम मैं बताऊं? रेजिस्टेंस ठीक है बताओ। मैम कॉपर पावर वायर लॉस। लॉस। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। चलिए, मतलब आपको ये सारी कहानियां याद है, वो इम्पोर्टेंट है, दैट्स वेरी गुड। बाकी आपने हमिंग लॉस इसे पता है, वो भी चलो ठीक है, काउंटेड है। मैम ओके मैम हाँ जी हेलो, बच्चे। एक चीज भूल गए मैम, यहाँ पे जिंदगी का लॉस भी तो लिखो। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही से ट्रांसफॉर्मर में आएगा ना। ओके चलिए, अब क्वेश्चन का डिस्कशन करना है जो मैंने आपको लास्ट क्लास करने दिए थे। तो ये रहे वो क्वेश्चंस। अब आप लोग मुझे बताओ आपको किस किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे। मैम पहले तो मॉड्यूल में मिले ही मैम नहीं जो मैम, सेकंड तब पार्ट मैं में थे ना पूछ केस स्टडी की तरह, वो उस पे ज्यादा मैम देखो। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से। क्या बेटा? फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। चलो एक प्रॉब्लम आई फोर्थ और एक आया फिफ्थ, राइट? मैम और कोई प्रॉब्लम है? मैम जो सेकंड पार्ट में दिए थे ना केस स्टडी की तरह, वो ये 9th और 10th बताना है, ठीक है? यस मैम। मैम सिक्स वाला भी। 6th वाला? मैम सिक्स्थ। नहीं मैम फाइव। अच्छा 5th तो मार्क है ना। 6th 7th कोई नहीं, बड़ा तो मैं सारे वाले डिस्कस निकाल कर लिए रही थी थे। ना। अच्छा चलो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ जिसने नहीं करा। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी कोर को लैमिनेटेड में कन्वर्जन क्यों किया गया है, लैमिनेटेड क्यों है, तो उसका रीजन है ताकि हम एडी करंट लॉस को रिड्यूस कर पाए। वही क्वेश्चन आपका सेकंड वो 8th में भी है, ठीक है? दो क्वेश्चन तो यहाँ पे होते हैं बेटा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा ही दिया था, आया था मैम। यस मैम। राइट? अब बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले में किसी को कोई डाउट है या हो गया? हो गया मैम। हो गया। ओके तो लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ वन। फोर्थ में हमें बोला है, दीपक की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। दीपक की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ओके मैम अभी थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर 83%। 83। ओके मैम। ओके तस्लीम बेटा आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? मैम ओके ओके फाइन। मनीषा ओके कूल, ठीक है। यस चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। मैम फोर्थ तो सेम ही रहेगा ना, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा मैम, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी वाला है क्या? यस मैम। यस मैम फ्रीक्वेंसी हाँ तो बेटा फोर्थ में अच्छा देखो, मैं एक चीज बताती हूँ। देखो बाबा चश्मे वाली फील आ रही है, यहाँ पे चश्मा जैसे छोड़ो। फोर्थ की क्वेश्चन में ये आपसे बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो एसी ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, राइट? यस मैम। यस मैम। म्यूचुअल इंडक्शन वाले केस में बेटा जो प्राइमरी वाले पर जनरेट हो रहा है वही उसी से तो क्या आ रहा है मैम फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज होगी। यस वही तो, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन है इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी वुड रिमेन सेम या अनचेंज्ड, आप कुछ भी बोल दो। और इसका कॉज क्या है कि म्यूचुअल इंडक्शन से काम चल रहा है वहां पे, तो सोर्स तो एक ही है। यस Right? मैम फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। हाँ जी, तो 50 हर्ट्ज इसमें दिया हुआ है और 50 हर्ट्ज से आपका आंसर आ जाएगा। यस चलिए मैम। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब ध्यान रखना, स्टेप अप बोल रहा है तो जो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो सेकेंडरी वाले के होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको एनबी रेशियो एनएस दे रखा है। यस और नो? यस Yes, मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको मिला हुआ है एनपी बाय एनएस विच इज 1:10। 8 मैम। चलिए एक डेटा हमारे पास ये आया और हमें क्या बोला है, रेशियो 60 हर्ट्ज, ठीक है? 120 वोल्ट अक्रॉस द प्राइमरी। प्राइमरी के अक्रॉस आपको 120 वोल्ट दिया विच इज योर ईपी, और आपको लोड दे रखा है 10 की पावर 4 ओम। चलिए निकालते हैं। ईपी आपको 120 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपको 10 की पावर 4 ओम दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है? ईएस पूछा है ना? करंट ये पूछा है मैम शायद। आईएस पूछ रहा मैं। करंट पूछा है। करंट पूछा है। ओके चलो ठीक है। ओके 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 अब बताओ क्या क्या इसमें आपको क्या लगता है कि क्या क्या करा जा सकता है?
मैम पहले ES निकाल लेंगे मैम फिर ये I निकाल लेंगे। 120 कर देंगे ना मैम, उससे उसकी वैल्यू आ जाएगी PS। NP NS is equals to यहाँ से NP by NS ES कर देते हैं। रेजिस्टेंस से डिवाइड। पावर की वैल्यू आ जाएगी। NP कितना दे रखा है आपको? मतलब ये तो 1/8 यहाँ पे है ही, और 120 EP आपके पास 120 आ जाएगा। दिस इज 1/ES। यहाँ से बेसिकली ES का वैल्यू निकाल दो, क्या आ रहा है? 960 160 12 996। 996 हो गया मैम फिर तो आंसर। है ना? फिर आपसे IS पूछा है, R आपके पास है, आपको पता है ES would be ISRS। यस मैम। यहाँ से सॉल्व कर लेना। एंड चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 960 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 IS एंड इट वुड बी 9.6 10 की पावर 96 अप इनटू 10 पावर चार -3। जीरो है ना, 0.096 आएगा, yes मैम। राइट? यस मैम। और ये मिली एम्पियर में पूछा होगा तो 96 मिली एम्पियर हो जाएगा, राइट? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। फिर ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको मार्क कर देते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट आया क्या? मतलब कोई प्रॉब्लम नो आई? मैम। इजीली हो गया, 90% आ रहा था, राइट? यस मैम। 1983 मैम 83 आया था इसका, 83.3। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी 90% वाला क्वेश्चन मैंने कल ऐसे ही कराया। क्वेश्चन आएंगे मैम, टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ट्रांसफॉर्मर। भाई देखो टेस्ट वो- का बात करेंगे, बट ये हम वाले वीक में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ। अब मतलब बात टेस्ट करते के हैं बाद से 7th वाले की। 7th वाले की बताओ। मैम ये भी हो गया था, इसका सी है ऑप्शन। 0.05 एम्पियर। 4th वाला। वो तब हाँ Yes, एक बार ma'am. देखिए फिर क्वेश्चन 7 कहाँ हटके हम लोग। अच्छा ये चीजें समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस मैंने मैम। explanation Yes, दिया? ma'am. यस मैम। अंशिका बच्चे क्लियर है? यस मैम। हाँ ओके। चलिए 7th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और उसका वोल्टेज प्राइमरी वाला दे रखा है आपको 220 वोल्ट, करंट दे रखा है 5 एम्पियर। लिख लिया इतना डेटा पहले? यस इसमें मैम। पावर स्लाइड नीचे करनी पड़ रही है, उसमें और दिक्कत आ रही है, इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। प्राइमरी कॉइल में दे रखा है आपको 220 वोल्ट, राइट? यस मैम 221 और करंट कितना दिया हुआ है? 5 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। ठीक है। और क्या बोला है आपसे? द सेकेंडरी वोल्टेज इज फाउंड टू बी दिस मच, द करंट इन द सेकेंडरी। चलो 22 और 3 0। आई थिंक क्वेश्चन तो काफी इजी है, सिर्फ सारा डेटा दिया हुआ है, यस हो जाएगा। मुझे लग रहा है कहीं पे ना बस वो मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। यस मैम। चलिए तो निकाल देते हैं ES by EP is equals to जब तक हमें कोई IP बोलेगा ना by- कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, तब तक हम मानेंगे ही नहीं उस चीज को, ठीक है? IP by I। यस। तो आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर आ जाएगा 22 से 100 और by 5 is equals to 1 by IS। तो IS बेसिकली आ गया 0.05 एम्पियर। ठीक है मनीषा? यस मैम। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जो आई गेस सबको दिक्कत दे रहे होंगे, 9th और 10th। इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली स्टोरी बताई थी, याद है? मैंने Yes. आपको बोला था कि जहां से जनरेटिंग स्टेशन है वहां पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, फिर कंज्यूमर Yes, तक जाते ma'am. थे, कई बार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, राइट? Yes. यस। तो एक बार आप यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे बोला क्या है? आपको बोला गया है कि वी हैव अ थर्मल पावर प्लांट व्हिच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ 600 किलोवाट। 600 किलोवाट का वो पावर जनरेट कर रहा है, मतलब ये क्या है? पावर इनपुट हो गई ना, यस मैम। राइट? और एट 4000 वोल्ट। ये आपको जो दो चीज दी हुई प्राइमरी के बारे में बताया हुआ है आपको, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इस डेटा को। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए या 10th के लिए आपको दिया हुआ है कि पावर इनपुट इज 600 किलोवाट, ठीक है? आपको दे रखा है EP 4000 वोल्ट, ठीक है? दो चीज आपको गिवन है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमें जो बिजली है ना, इसको लेके जाना है 20 किलोमीटर दूर, हमारे कंज्यूमर्स हैं उन तक लेके जाना है। और बाकी बीच में यहाँ मैंने कहानी दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है इतने पार्ट का। फिर आप आ जाइए कहाँ पे, ये वाला, इन दिस मेथड। इस मेथड में हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ा नियर द प्लांट, ठीक है? और
हमने क्या करा फिर कंज्यूमर के एंड पे हमें स्टेप डाउन लगाना पड़ा। ये वाली बात हमें समझ में आती है ना? यस मैम। यस मैम। मैम बीच में उन्होंने एक डेटा और कहीं दिया होगा, जरा वो देखना है मेरे को, आगे दे रहा 20 किलोमीटर यहाँ पर पे कंज्यूमर के आसपास का हम डाटा देंगे ना कि ट्रांसफार्मर मैंने कितना 20 किलोमीटर अवे क्यों किया? ये इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी मैं बताऊंगी ना। इन्होंने यहाँ पे, चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस मेथड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट द प्लांट साइट सो दैट द करंट इज रिड्यूस्ड टू स्मॉलर वैल्यू एट द कंज्यूमर एंड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू द कंज्यूमर एट द स्पेसिफाइड लोअर वोल्टेज। इट इज रीजनेबल, आइडियल बोल दिया इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यूज आरएमएस है, कोई इशू नहीं है। अब इन्होंने 9th क्वेश्चन देखो आपसे बोला है, क्या बोला 9th क्वेश्चन कि अगर हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन करें इलेक्ट्रिसिटी का तो जो रेसिस्टेंस है ना वो इस तरीके से है, 0.4 ओम किलोमीटर, हर किलोमीटर पर 0.4 ओम रेसिस्टेंस दे रहा है, इसीलिए आपको 20 किलोमीटर दिए ताकि आप निकाल पाओ कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपको कितना मिला रास्ते में। ठीक है, आपसे पावर डिसिपेशन पूछा है। एक बात तो पहले मुझे ये बताओ 9th क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। आपका अगर किसी को नहीं आया तो मुझे एक बार फिर से बताओ, अपन फिर से एक्सप्लेन करेंगे। मैम रिपीट कर मैम रिपीट कर दो सर। ओके फाइन फाइन फाइन। तो देखो क्वेश्चन ये है कि जहां से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से, वहां पे हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया और इस जनरेटिंग स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर हमारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वहां पर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। ये बोल रहे हैं कि आपने लाइट इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन के लिए जो वायर यूज किया है ना, वो वायर इस तरीके का है कि हर एक किलोमीटर पे 0.4 ओम रेसिस्टर वो आपको प्रोवाइड कर रहा है रेसिस्टेंस। ठीक है, आपसे पूछा है कितनी एनर्जी, कितनी पावर डिसिपेट हो जाएगी इस ट्रांसमिशन के दौरान। अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 करते हैं। आप बोल रहे थे ना कि 20 किलोमीटर क्यों दिया हुआ है, तो 20 किलोमीटर हमें इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 9th वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेसिस्टेंस आपको मिलेगा 0.4 ओम पर किलोमीटर से। अब कितने किलोमीटर हमको चलना है? 20 किलोमीटर। तो आपके पास टोटल 8 ओम का रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है? यस मैम। तो अब मुझे अगर आपसे पावर लॉस चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? निकालो पावर लॉस, कैसे आएगा? मैम 180 किलोवाट आ रहा है, आया कैसे? दैट्स द पॉइंट। आई स्क्वायर आर। बिल्कुल, हमारे पास ये दो फॉर्मूले और है क्या, आई स्क्वायर आई बी स्क्वायर बाय आर से आता है ना। आई स्क्वायर आर यानी कि 150 का स्क्वायर और रेसिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? 8 ओम। जरा कैलकुलेट करो, 15 का स्क्वायर 225 होता है, राइट? यस मैम। चलो 8 5 से 40 और 420 0 से 2 80, हाँ 180 किलोवाट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? नो मैम ऑप्शन दिखाओगे एक बार ऑप्शन? मैम। एक मिनट, अब इसने आपसे पूछा था कि परसेंटेज ऑफ पावर डिसिपेशन या परसेंटेज ऑफ पावर लॉस निकाल दो। देखो परसेंटेज निकालने का सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वो आप डिनोमिनेटर में रखो, जो निकालना है उसको ऊपर लिखो, इंटू 100 कर दो। तो मुझे यहाँ पावर लॉस निकालना है ना, तो पावर लॉस ऊपर रखा, ओरिजिनल तो पावर इनपुट होगा ना, और इंटू 70% आ रहा है। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 180 किलोवाट, आपको इनपुट मिला था 600 किलोवाट का, और इंटू 100 कर दो, तो किलोवाट से तो मैम किलोवाट गया। माइनस कुछ नहीं होता मैम? क्या बेटा? मैम इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में जो होता नहीं है। नहीं, वो चेंज के बारे में नहीं है ना, पावर लॉस ही तो निकाल दिया हमने। आप एक निकाल देते आपकी कितना कंज्यूम हुआ है ना, तब आप वहां पे चेंज आता, हमने पावर लॉस ही निकाल दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 और कैंसिल, 30% आ रहा है, ठीक है, 30% लॉस हो गया। आपने जनरेट किया 600 किलोवाट, 180 किलोवाट तो रास्ते में ही खराब हो गया, ठीक है, बचा हुआ कहाँ पहुंचा? रिसीविंग एंड पे पहुंचा। इज दैट फाइन? यस मैम। चलिए अब एक बार 10th क्वेश्चन और देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 30% दे रहा है। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि इस मेथड में हमने ट्रांसफॉर्मर्स यूज किए, ठीक है, बिल्कुल किए, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये बोल रहा है कि देखो आपने दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर यूज किए थे ना, जहां आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की वहां आपने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया, जहां आपने कंजम्पशन कराया वहां स्टेप डाउन किया।
तो आपको स्टेप आपका डेटा दिया हुआ है 1:10, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी विद सेकेंडरी का रेशियो आपको 1:10 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी वाले पे क्या रेशियो होगा। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ट्राई करोगे वाला क्वेश्चन? यस मैम, करते हैं। चलो फटाफट से ट्राई करो। मैम एक बार और समझा दो क्वेश्चन ये वाला। क्या बेटा? मैम समझा दो 10 वाला क्वेश्चन दो बार। अच्छा, ये बोल रहा है निगम पूछ रहा है ना? यस मैम। हाँ, देखो निगम, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने ये जो पूरी स्टोरी करी है उसमें आपने 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर यूज किए। एक आपने यूज किया वो जनरेटिंग स्टेशन वाला जो कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर था, उसका रेशियो उन्होंने आपको दे दिया 1:10, ठीक है। एनपी रेशियो एनएस आपको 1:10 दिया हुआ। इन्होंने आपसे पूछा है कि इसी तरह से आप नंबर ऑफ कॉइल्स का टर्न जो है, मतलब कितने टर्न्स हैं सेकेंडरी और प्राइमरी में, वो स्टेप डाउन के लिए भी बता दो, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे। ओके। मैम जो हमारा ईपी होगा उससे पहले लेंगे हम, वो हमारा 4000 वोल्ट होगा ना? एग्जैक्टली, वो प्राइमरी कॉइल का आपको पूरा डेटा है ना। मैम स्टोरी फिर जो इसका question दिया है। आंसर मैम 1:200 आ रहा है, पर इसमें 200:1 दे रखा है। डबल हो जाएगा वो। आपका जो 1:200 आ रहा है वो आपको क्या आ रहा है? एनएस रेशियो एनपी आ रहा है कि एनपी रेशियो एनएस? NP/NS आ रहा है। ओके, चलो देखो फिर अभी देखते हैं। वैसे तो कहीं आप नहीं मैम यही आएगा मैम, फर्स्ट आएगा मैम, मैंने उल्टे ले लिया वो ईपी और ईएस, क्योंकि मैम जो हमारा 100:1 आएगा ना। हमारे पहले में वो हमारा ईपी बन जाएगा ना स्टेप डाउन में। क्या बोल रहे हो तस्वीर? 100:1 नहीं आ सकता? 100:1 कैसे आएगा बच्चे? एक बार चलो थोड़ा सा ट्राई करो। 200:2 नहीं आ रहा है मैम। जैसे हमने इसमें ईएस निकाल लिया पहले वाले में, ईएस जो हमारा निकलेगा वो सेकंड में स्टेप डाउन में हमारा वो ईपी बन जाएगा ना। यस, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एक बार फिर से बोलो प्रियांशु, क्या बोला तुमने? मैम जैसे हमने ईएस कैलकुलेट कर लिया पहले जो हमें मिल रहा था 4000 वोल्ट से, हाँ, तो मैम उसको हम ईपी की तरह यूज करेंगे ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, क्योंकि हमारे स्टेप डाउन में वही आ रहा है सबसे पहले, प्राइमरी में वही आ रहा है। yes. मैम मेरा तो 1:200 आ रहा है और इनका मैम 200। 200 देखो नहीं पहली आएगा बात तो मैम, अच्छा चलो एक बार थोड़ा सा ना इसको कंपटीशन वाले हिसाब से देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पेपर में ऐसा ऐसा कुछ मिल रहा है, आपको पता है कि 1:200 आपकी कॉपी में आ रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं है, लेकिन 200:1 है, तो समझदारी है कि आप उसको मार्क कर कराओ, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं आपने कहाँ थोड़ी बहुत चेंज कर दिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोला हुआ है 2 ट्रांसफॉर्मर है ना, तो यहाँ पे 2 बार हेडिंग लिख दो, एक लिख दो स्टेप अप, एक लिख दो स्टेप डाउन। आपको स्टेप अप में बोला हुआ है कि एनपी रेशियो एनएस कितना दे रखा है आपको 1/10, 1/10। राइट। मुझे क्वेश्चन की सारी थ्योरी पता है, मुझे पता है कि इसका ईपी है 4000 वोल्ट। अब एक बात बताओ, यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो क्या? ईपी बाई ईएस इज इक्वल्स टू एनपी बाई एनएस, राइट। ईपी आपको 4000 दिया हुआ है, इनटू में 10 करा दिया आपने, ये आपका ईएस आ गया। ये सुनिए, यस मैम। यस मैम। और 40 स्टेप डाउन में किलो फिर से प्राइमरी की तरह यूज करेंगे। राइट। अब एक बात बताओ, जो पहले वाले का सेकेंडरी है वही तो इनपुट गया ना पहले पे स्टेप डाउन पे। स्टेप डाउन की प्राइमरी एंड पे वही तो इनपुट है जो स्टेप अप का सेकेंडरी है। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। यस। यस तो मैम। ये यहाँ जाके थोड़ा ज्यादा आ गया, तो ये यहाँ जाके आपको दे देगा ईपी विच इज 40 किलो वोल्ट। अगर आप क्वेश्चन देखो तो वहां आपको ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल दे रखा है 200 वोल्ट, यस राइट। मैम। आपसे पूछा है कि एनपी बाई एनएस बताओ, तो अब क्या ही दिक्कत है? हमारे EP पास तो ईपी बाई ईएस से यूज कर लेते हैं। तो 40 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट अपॉन 200, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और एक जीरो से एक जीरो और हटा देते हैं, 4 से गया 200 आ गया। 200 बटे 200 रेशियो वाले तो लिखोगे, राइट साक्षी? अब समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। कर दिया था। ओके, बस आपको बस एक छोटी सी कहानी याद रखनी है कि यहाँ पर अगर जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, और इधर घर है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमें
एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पार लेके जाना है, जैसे इस क्वेश्चन में 600 किलो वॉट लेके जाना है, तो उसको ले जाने का तरीका ये है कि हम इसे हाई वोल्टेज और लो करंट पे ले जाएं। तो हाई वोल्टेज के लिए हमें यहाँ पर स्टेप अप लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पूरे रास्ते जो भी कुछ हुआ ले जाके एंड में मुझे इसे क्या करना है, एक लो वोल्टेज हाई, हाँ बिल्कुल, करंट ज्यादा प्रोवाइड कराना है, इसके लिए मेरे को यहाँ पे स्टेप डाउन लगाना पड़ेगा। तो जब भी आप दो चीज यूज करोगे तो आप हमेशा ध्यान रखना इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, इसका इनपुट, स्टेप इनपुट डाउन ठीक है, राइट, याद रखोगे ये वाली चीज। यस अब क्या है कि अगर आपने वाला क्वेश्चन कर लिया ना, ये वाली कहानी आपने सुन ली, अब भले आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ना करो, पर दिमाग में कभी भी जनरेटिंग स्टेशन ये सब स्ट्राइक करेगा ना, तो ये डायग्राम जरूर दिख जाएगा, व्हिच इज यस मैम। चलिए, हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट यही खत्म होता है। एक अच्छा खासा डिस्कशन भी हो गया, मौका मिलेगा फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह भी और लगा लिया करेंगे। अब हम Yes, शुरू ma'am. करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहने को बहुत छोटा चैप्टर है ना, 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग बोलोगे तो अपन कल वन शॉट भी रख लेंगे इसका, ठीक है। तो चीजें डील हो सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना भले ही मतलब ये है कि टॉपिक कम है इसमें से, क्वेश्चन बहुत बेसिक आता है, और वो ऐसा क्वेश्चन है जो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वो 4 मार्क्स हमको चाहिए, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का जो चीज है ये अपने को चाहिए, समझ में आया। पढ़ने Yes, को बहुत ज्यादा इसमें yes, डिटेल में बहुत सारी चीजें नहीं है, इजीली आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा पढ़ लो उस चीज को, क्योंकि कई बार हाँ। यही होता है कि हाँ बेटा 8 बजे छोड़ दोगे क्या? क्या, 8 बजे छोड़ दोगे, मुझे नहीं जाना है। हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आई नो कि ऑल्टरनेटिंग दिमाग में चल रहा होगा, थोड़ा सा ब्रेक भी लेते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ मैं तुमको, ठीक है। और वो कहानी ऐसी नहीं है कि अपन चांद तारे की बात करेंगे, वो कहानी रियल है, ईएम वेव्स की ही है। तो ये कहानी शुरू होती है 1831 में, बहुत पुरानी है। इस टाइम ना हमको माइकल फेराडे ने, आई होप मैंने उनका नाम सही लिखा हो, वरना वो आगे पारेंगे। Yes, ma'am. Correct. तो उन्होंने हमको फेराडेज लॉ दिए, है ना, जो हमने पढ़े थे ईएमआई में। Yes, ma'am. 2 लॉ दिए थे। यस, उस लॉ का एक क्रक्स डिस्कस करते हैं। इनका कहना था कि अगर आप वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करते हो, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 3 वेज। आइदर आप मैग्नेटिक फील्ड वेरी करा दो, आइदर आप उसका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करा दो, मतलब वेरी करा दो, या फिर उनके बीच का एंगल, राइट। तो कुल मिला के अगर आपके पास वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट, अगर हमारे पास ये चीज है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करंट मिलेगा। इंट्रोड्यूस करेगा। हाँ चलो ठीक है, करंट इंक्रीज होगा, लेकिन उससे पहले, यस वेरी गुड साथी, सबसे पहले ईएमएफ आएगा, क्लोज्ड पाथ आप प्रोवाइड करा दे रहे हो, तब नेक्स्ट स्टेप इंड्यूस्ड करंट बनता है। तो कुल मिला के अगर आप देखो, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकती, ये जो कहानी है इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, आई नो इट्स अबाउट फ्लक्स, बट ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेरी कर रहा है ना, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। right? Yes, ma'am. This was a fact in 1831. ये बहुत अच्छे से हर तरीके से स्टैब्लिश हो चुका था 1831 में कि हाँ, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब लाता है पिक्चर में, ठीक है। ओके, अब इसी चीज को आप ऐसे सोचो, एक ऑब्जर्वेशन इसी के बेसिस पे मैं आपको देती हूँ। हमारे मैम, पास जब- ना, हाँ मैम जब इन पार्ट में मैं यही करना था कि ये चेंज होता है तो ये बनता है, तो यही चैप्टर पढ़ा देते, 4 क्यों पढ़ाए मैम पहले इससे? मैम इसमें 4 चैप्टर मिला के, सारे चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनाए ये। यस। सही और वो बोला। कितनी छोटी सी कहानी में मैम। अब देखो, ये मैंने आपको एक कॉपर का शेल दिया है, ठीक है। जो मेटल है ना वो इस वाले एरिया में है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसमें मेटल है, बाकी बीच में खाली है। ये जो बीच में खाली जगह है ना, मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोवाइड कराया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि वेरिएबल हो गया, राइट। Yes, अब ma'am. वेरिएबल हो गया तो अब Yes. लेंज लॉ क्या बोलेगा कि भाई इनवर्ट जाता हुआ करंट, डिक्रीज करेगा। इनवर्ट जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। Yes, कहेगा कि वो ऐसे तरीके से फ्लो होंगे कि
ये नेट फील्ड डिक्रीज हो जाए, यानी कि बाहर की तरफ बन जाए। तो थंब को अपनी तरफ रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वेरी नाइस, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब एक बात बताओ, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो बच्चे आप मुझे ये बात बोल सकते हो ना कि मैम इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे होंगे? बाय तो यस मैम, यस मैम, अभी इसकी एक एक्सप्लेनेशन तो हमारे पास आ गई कि भाई ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह की वजह से हुआ। क्या इसके अलावा कोई और चीज है जो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को बता सकती है? इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करा? मैग्नेटिक फील्ड तो मूव नहीं करा सकता। मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया ना उसको। ना 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 बेटा, हमने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड, में इस चीज को लिख भी देती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट मूव दी स्टैटिक चार्ज। स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन आराम से पड़ा हुआ है ना, उसे तो Yes, आपने ma'am. ध्यान करो, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स बताए थे कि स्टैटिक चार्ज की तरफ देखता भी नहीं। फील्ड जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसकी वजह से मूव कराइए। क्या 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 मैम नहीं, वो उसकी वजह से हमने एक्सप्लेनेशन दे दी ना, करंट वाली चीज आ गई। उसके अलावा कोई एस्पेक्ट और निकाल सकते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैम जैसे चार्ज रेस्ट पे है तो मैम वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, तो मैम और इलेक्ट्रॉन्स भी है तो उसमें फोर्स लगाएंगे ना अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से, हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ना लाइक स्टैटिक है, तो फिर तो ऐसे अगर कोई नॉर्मल आपके पास लेट्स से कि मैं ये बोल दूं कि मेटल का पीस है, फिर तो इसमें से करंट निकलते रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें भी बहुत सारे हैं, ऐसे तो नहीं होता। हम इसका मानते हैं ना कि एवरेज थर्मल वाला मोशन जो होता है वो जीरो होता है। जीरो होता है। yes, ma'am. Yes, ma'am, zero. अब मैं बताऊं क्या हुआ? यस मैम। हुआ क्या होगा ma'am. कि जब आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा था ना, जो रियल ऑब्जर्वेशन मतलब जो फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने भी क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर। फैक्ट क्या है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड also produces sorry ना 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 मैम मैं यही तो बोल रही थी, वेरिएबल। अरे नहीं, वो वाली चीज तो एक मिनट, ये वाली चीज तो हमने हाँ ये वाली तो निकालनी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने ये बनाया। हुआ क्या कि यहाँ पर ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो काम कर रहा है हमारा फोर्स की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? जो आपने बोला, सॉरी साक्षी, सॉरी सही बोला आपने, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगेगा इस तरह से, राइट? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और इधर मूव कर रहा है तब किधर लगेगा? उसके ऊपर अपवर्ड की तरफ। इस तरीके का अपने को कहानी मिल जाती है। Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी, ठीक है, हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कहानी चलती है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट याद है फैराडे की लॉ का जो उन्होंने दिया था? Yes, ma'am. यस यस मैम। क्या दिया था? मैम फर्स्ट लॉ का या सेकंड लॉ का? सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ? कंबाइंड बता दो मैम डी। मैम d5 ईएमएफ by dt. इंट्रोड्यूस होता है चेंजिंग रेट ऑफ फील्ड ऑफ फ्लक्स। ईएमएफ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस वाली चीज ना, Yes, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। Yes, ma'am, लिख सकते हैं। यस मैम। तो ये सब कुछ किसने दिया है? फैराडे ने। फैराडे। अब इतनी बात मतलब इन सारी कहानियों से बेसिकली क्या मतलब था कि 1831 में ये बात बिल्कुल फैक्ट हो गई थी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कहानी हमने सेट कर दी थी। अब उस टाइम ना फिर लोगों ने क्वेश्चन उठाया, ऐसे मतलब लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा इस बात पर, एंड द क्वेश्चन इज कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है तो क्या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? No, ma'am. नहीं। आएगा। मैम बनाएगा। बनाएगा मैम। कैसे? तो देखो आज के टाइम में तो ये बात 100% प्रूव्ड है, फैक्ट है ये। और अब तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली कि इसे हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं कि हाँ भाई ये होगा, है ना। लेकिन 1831 में कैसे मानते? उतना तो फिजिक्स नहीं माना था ना उन्होंने कि
सिमेट्री वगैरह वो स्टडी कर पाए। तब ये क्वेश्चन आया और मैक्सवेल ने हमारी तरह बोल दिया कि हाँ करेगा। नहीं करेगा ना। ओके लेट्स सी, वैसे तो ये फैक्ट है बेटा करेगा, अब देखते हैं कैसे। तो अब हम मनीषा को मनवाएंगे कि कैसे होगा। हाँ जी अंशिका। मैम जैसे हम देखते थे कि करंट मूव कर रहा था तो जो वो आयरन नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे अपने आसपास, तो हम तभी भी तो कह सकते थे कि वो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है क्योंकि वहां पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा। तब वो करंट की वजह से आया था, है ना, करंट की वजह से तो सही है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये बात फैक्ट है, इस बात में उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी 1831 वाले लोगों को। लेकिन हमने ना बात अलग करी, हमने बात करी उनसे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की, करंट का तो जिक्र ही नहीं है, राइट? यस मैम। मैम गुंजन ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो हाथ मारो मान जाएगी। मैम उसको पतले तारी को पता चलेगा, कोई नहीं। पर मैम, अच्छा, ये दो हाथ मारो मान जाएगी। मनीषा इसने जो लाइन बोली है ना वो तुम प्रैक्टिकली करके दिखा देना। हाँ सही बोला ममता। मैं पहले से ही मान रखा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो, तो ना मैक्सवेल ने बोल दिया कि यस। अब लेकिन क्वेश्चन आएगी भाई यस ऐसे कैसे बोल दो, ऐसे कैसे मान ले, क्योंकि मैक्सवेल वाज द न्यू फेस एट दैट टाइम। लोग कैसे सुन ले एक नए लड़के की बात, कोई आके ऐसी बोल देगी हाँ, तो लोगों ने कहा प्रूफ करो। मैम आप मैक्सवेल की जगह मनीषा का नाम लीजिए क्योंकि अभी मनीषा नहीं मान रही। नहीं, तो फिर ना मैक्सवेल ने क्या कहा, नहीं मैक्सवेल तो मान गए थे ना, बाकी लोग नहीं मान रहे थे। यस तो मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उन्होंने एक कंडक्टर प्लेट ली, ऐसे ऐसे बेसिकली कैपेसिटर बना दिया उन्होंने, ठीक है। ये कैपेसिटर है मैम? हाँ अच्छा मैम नॉर्मल कैपेसिटर बना दो आप। मैम वो प्लेट है ना इसलिए ऐसा बना है। यस, मैं आपका दिमाग ऐसे खोल रही हूँ कि पैरेलल प्लेट भी हो सकता है ना, तो स्क्वायर प्लेट हो, सर्कुलर हो, या जैसे ये शेप है जो भी हो सकता है, प्लेट होनी चाहिए। हाँ वाली प्लेट है। अब देखो, हमने बोला कि जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, ऐसा मान लो अभी दोनों प्लेट्स में न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल इक्वल पोटेंशियल पर है, सब बात है। अब एक काम करो, इस वाली प्लेट से, ये जो साइड में प्लेट है उससे डीक्यू चार्ज तोड़कर कैसे भी इधर वाली प्लेट पे चिपका दो, यानी कि यहाँ से डीक्यू चार्ज तोड़ो और इधर लगा दो, राइट। तो अब होगा क्या, इसमें से पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इस पे आने लगेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ाना इनमें शुरू कर दिया, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में बच्चे आप डीक्यू चार्ज लेकर जा रहे हो, बेसिकली उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा। यस। अब हमने दो पॉइंट्स लिए, मतलब हमने नहीं, मैक्सवेल ने एक पॉइंट लिया एक्स, ठीक है, और एक पॉइंट लिया यहाँ पर बीच में वाई। इन्होंने क्या करा, अब देखो यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है एक्स वाली पोजीशन पे, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे कंपास निडल रखी और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश किया। अब आपको खुद पता है कि करंट ऐसे जा रहा है, आप फिंगर्स को कर्ल करो तो आपको एक लूप दिखेगी ना मैग्नेटिक फील्ड की। यस मैम। बिल्कुल, तो इनको भी दिखी थी। एंड लेट्स से ये ऐसा कुछ इनको दिखा, ठीक है, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड जैसे बाहर आ रहा है और फिर अंदर जा रहा है, बाहर आता हुआ और यहाँ से अंदर जाता है, ठीक है, ऐसा इनको मैग्नेटिक फील्ड दिखा। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, क्लियर है मैम एक बार ये चार्ज बताना, चार्ज कैसे करंट चार्ज, ये तो पता है, आप ऐसे समझ लो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मैंने आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जैसे पढ़ाया हुआ ना, तो उसमें भी हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि हमने डीक्यू चार्ज एक प्लेट से तोड़ के दूसरी प्लेट पे लगा दिया, तो जिस प्लेट से तोड़ा उस प्लेट पे क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिस प्लेट पे लगाया वहां पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से दिखा दिया। अदरवाइज आप क्या करो, आपने सर्किट बंद करा है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वो चीजें आप समझ लो कि यहाँ से आपने पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, कैसे भी समझ लो, ठीक है। ओके यस मैम, ओके, यस। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बेसिकली हो रही है। इन्होंने क्या करा, पॉइंट एक्स पर एक मैग्नेटिक निडल रखी और इन्होंने देखा कि भाई मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुई। अब एक बात बताओ, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है उससे आपको डायरेक्शन का पता लग जाता है, जितना डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन है उससे आपको अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता चल जाता है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन हुआ तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, इस बात का पता चल। पॉइंट एक्स पे हमने माना था कि भाई करंट फ्लो कर रहा है, तो होगा ही, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, हमको पता था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ,
बड़ी बेसिक सी बात है। मजा तब आया जब यही ऑब्जर्वेशन, वही डिफ्लेक्शन, उतना ही अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन्हें पॉइंट वाई पर और पॉइंट वाई पर क्यों दिख रहा है? पॉइंट वाई पे तो करंट भी नहीं है। हमको तो बस इतना पता था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा, पॉइंट वाई पे करंट नहीं है। फिर भी वही सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन उतनी ही डायरेक्शन में वैसा ही बिल्कुल क्यों दिखा? बेसिकली ऑब्जर्वेशन से आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट वाई। यस मैम। इन्होंने जैसे ही ये डिफ्लेक्शन देखा, ये इन्होंने कहा कि हेंस प्रूव, बात खत्म, यही तो बात है। एक बात बताओ, आप धीरे धीरे आप डीक्यू चार्ज तोड़ के लगा रहे थे, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ रहा था ना, यानी कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था। तो मैम, जब कोई चीज लगातार मैम ये दोनों bx बराबर by इक्वल कैसे? ये ऑब्जर्वेशन थी, ये कंपास निडल ने शो किया था। हो क्या रहा था, आप ध्यान से देखो, ये जो वाई वाला रीजन है इसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि वो लगातार चेंज कर रहा है और करंट नहीं है, यानी कि वहां पर जो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड एट वाई देखने मिला, ये सिर्फ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिला। और यही तो प्रूफ करना था, कितना इजी सी बात थी, राइट? तो इन्होंने तो ले जाके रख दिया, लेकिन मनीषा भी थी उस टाइम में, ठीक है। मनीषा ने कह दिया ऐसे कैसे कि हाँ, हमको तो बस यही पता है कि करंट है तो फील्ड है, हम कैसे मान लें ये वाली बात, विच इज जेन्युइन। और मनीषा को सबने सपोर्ट किया था उस टाइम उधर, ठीक है, कि सही बोल रहे हो मनीषा, ये बात हम कैसे मान ले मैक्सवेल साहब की। मैक्सवेल साहब परेशान कि भाई कोई करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड को सुनने ही तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब दुनिया जैसे सुनना चाहती है, हम उसको वैसे ही सुनाएंगे। पता है उस टाइम ना एम्पियर साहब ने अपना बहुत ज्यादा ऐसे पूरा मार्केट सेट कर रखा था, उनका सिस्टम था पूरा, वो पूरा अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बता के चले गए थे, वो पूरा अपना चीज फिक्स करके चले गए थे। जैसे न्यूटन फेमस थे ना मैकेनिक्स में, करंट की उसमें एम्पियर साहब तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे एम्पियर भाई बोल के गए ये चीजें, तुम अलग कैसे बोलते? उन्होंने बोला कि सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो आप अलग कहानी नहीं सुना सकते। तो अब इस चीज को उन्होंने कहा कि एम्पियर साहब सही बात बोल के गए, हर चीज सही बोल के गए, बस एक चीज गलत कर गए। पूछा कि क्या गलत कर गए, तो ये बोला कि भाई वो करंट का ना डेफिनेशन गलत दे गए, सारा ही हटा दिया उनका बेसिक सा। भाई करंट तो मेन ही था ना, कहते हैं कि उन्होंने करंट को थोड़ा सा गलत डिफाइन किया है। अब करंट को उन्होंने यही बोला लिटरली कि फैराडे ने तो एम्पियर का सिस्टम हैंग कर दिया, ये मैक्सवेल ने यस ये बोल दिया कि देख थोड़ा सा लो मैम, कंसंट्रेशन पावर देता है। ठीक है, थोड़ा सा गलत किया है। अब कहते कि ऐसे किया, तो उन्होंने बोला कि करंट ना दो टाइप का होता है। अब सुनो, करंट दो टाइप का होता है, एक होता है कंडक्शन करंट, ठीक है, ये वो करंट है जो आज तक आप सब जानते थे कि I इज इक्वल्स टू dq by dt या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यस मैम। करंट। लेकिन एक करंट और है, और वो करंट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट के प्रोड्यूस होने का पता है कॉज क्या है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक ना वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अब उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा अच्छा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट देगा, ठीक है, इन्होंने ऐसे कनेक्ट किया। फिर लोग बोले कि अगर ये ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, तो भाई अब तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। लोगों को तो सिर्फ यही दिक्कत थी ना कि आप करंट का नाम यूज नहीं कर रहे, तो इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ पर आने की बजाय एक स्टेप पीछे जाकर ये चीज एक्सप्लेन करी और फिर इधर आए। अब लोगों ने इस बात को समझ लिया कि हाँ, करंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अभी तक हमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पता था, दूसरा एस्पेक्ट नहीं पता था, समझ में आया? अब आप सोचोगे कि मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का होना सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए ही था, इतना ही पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट करंट का? तो द आंसर इज नो, इतना पॉइंट नहीं है। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं ना बेटा, तो हम कैपेसिटर में देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट, ठीक है, हमें डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट देखने मिलता है कैपेसिटर में। आप ध्यान से देखो, आप ऐसे बोलते हो ना कि ये दो प्लेट है, यहाँ पे आप पूरा सर्किट बनाते हो,
राइट। और फिर आपने जैसे ही इसको ऑफ किया, आप क्या कहते हो, करंट ऐसे सपोज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, ठीक है, ऐसे फ्लो करा। अब एक बात बताओ, यहाँ फ्री स्पेस में क्या हुआ, यहाँ करंट कहाँ गया, इसकी तो कोई बात ही नहीं करता था। फ्री स्पेस के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं ना, ये तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट है। लेकिन अब हमें आंसर मिल गया डिस्प्लेसमेंट करंट के, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मैक्सवेल ने क्या ऑब्जर्व किया था कि एक्स और वाई दोनों ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, सेम। सेम। अब इस बात से मैं क्या एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकती हूँ, क्या निकाल सकती हूँ कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर है। यस मैम। यस मैम। बट अगेन ये हमने सोचा कि इट्स वेरी ऑब्वियस, पर अगर कोई सबूत मांगने लगे, जैसे कि गुंजन बोले कि भाई मेरे को तो सबूत चाहिए, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, तो फिर सबूत देते हैं। मैम इसको भी तो हाथ लगा दो। यस मैम, मैं लगाओ। आपको पहले से मान रहा हूँ, आप जो बोलते मैं मान जाऊंगा। मैम एक बार स्लाइड दिखाना पता है, ऊपर वाली। हाँ एक सेकंड, मैम क्या पता गुंजन आपके सामने बोल रहा है कि वो आपकी सारी बात मानता है, पीठ पीछे बोले नहीं मुझे नहीं मानना। यस हो सकता है बिल्कुल। अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट ना, अब इन्होंने बोला कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट की कोई एक्सप्रेशन भी तो देनी पड़ेगी, तो इन्होंने बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड करे। अब इनको ज्यादा क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन्हें ये पता था कि ये जो करंट है ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, यानी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आ रहा है। तो ये चीज तो इनके पास थी। फिर यूनिट्स बिठाने के लिए इन्होंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आउट दे दिया, तो बेसिकली ये इनका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर है। एक काम करते हैं, कंडक्शन करंट हो गया dq by dt, यस मैम। डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। यस अब बताओ इस कैलकुलेशन में क्या लिखूं, मैम दोनों को कैसे करना है वो हमें प्रूव करना है, या आपको प्रूव करना मैं बताऊं मैम मैम, जो इसे तो फाइव ये लिख सकते हैं ना मैम, मैम मैम फाइव को तो मैम ये लिख सकते हैं मैम। यस मैम। बीए गॉस लॉ से 1 by epsilon naught times of charge enclosed, अच्छा हाँ ये मैम ये भी लिख है ना? सकती हूँ। तो आप यहाँ पे लिख दो भाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा dq by dt। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और ये आ गया आपके पास dq by dt which is your कंडक्शन करंट। आ गया ना बराबर? यस मैम। यस। किसी को कोई डाउट इस चीज में? नो मैम। चलिए क्लास बहुत ओवर। बढ़िया। नहीं ऐसे कैसे, बस एक छोटी सी चीज और। तो लोगों ने बोला कि चलो तुमने इतनी सारी बातें बता दी, अब वो काम कर ही लो जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, यानी कि जो एम्पियर साहब थोड़ी सी गलती कर गए थे उसको सही कर दो। तो एम्पियर सर्किट लॉ याद है? यस मैम याद है। क्या है बताओ? यस मैम। बताओ बताओ। मैम लाइन इंटीग्रल मैम b dot dl इंटीग्रेशन उसका इक्वल टू न्यू नॉट आई मैम म्यू नॉट आई and close in the loop। इनसाइड। अब इन्होंने कहा कि इसे एक काम करो, हाँ इसको कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में ब्रेक कर दो, बस ये हो गया। क्या इतना तो था एम्पियर सर्किटल लॉ, और जहां ही हमने इसको ब्रेक कर दिया ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो ऐसा नहीं है कि हम एम्पियर साहब को छोटा समझेंगे, कुछ गलत कर गए भाई, उन्होंने सब कुछ तो स्क्रैच से स्टार्ट किया था ना, फाउंडेशन दे दी उन्होंने तो हमें, तो बाद में हमने बस थोड़ा सा ही काम किया। तो इसीलिए इसको उन्होंने मैक्सवेल ने अपने नाम पे लिया भी नहीं, ना पढ़ा जाता, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ बोला जाता है। और वो क्या है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट और ऐड करते हो, तो म्यू नॉट dq by dt यहाँ पर आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, राइट? दिस इज दी मॉडिफिकेशन। अब इसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज, जो कि बेसिकली कुछ अलग चीज नहीं है। अभी आपने जो पढ़ा ना उन्हीं बातों को पॉइंट्स में लिख देंगे तो रिकैप भी हो जाएगा, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अभी रुको एक सेकंड रुक जाओ बस। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा फटाफट से अभी कोई बच्चा मुझे वो बता दो। अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा मुझे ईएम वेव्स के बारे में थोड़ा सा बता दो, थोड़ा आइडिया हो बस, फिर मैं क्लास एंड करती हूँ। पर नेचर की होती है। ट्रांसवर्स नेचर की होती है मैम मैम। उसको मीडियम नहीं चाहिए होता। गेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता वेरी है। नाइस।
इलेक्ट्रिक मैम फील्ड और EM वेव एक टाइप की डिस्टरबेंस होती है जिसमें जो ऐसी इलेक्ट्रिक होती है। फील्ड और मैग्नेटिक Yes, फील्ड होती है ma'am. फर्क वाओ मैम एनिमेशन बहुत अच्छी है आपकी। क्या बात है मैम। ठीक है, अच्छी है मैम। अब ध्यान से देखो, इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यस Yes, मैम। ma'am. है ना। अब Yes, ध्यान ma'am. से देखो, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि रेड वाला z एक्सिस में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ब्लू वाला y एक्सिस में आ रहा है, और वेव बढ़ती जा रही है x एक्सिस में। Yes, ma'am. हाँ। दिस इज द EM वेव। और स्पेस की से जरूरत क्यों नहीं होती, मीडियम की जरूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हील करते करते आ जाता है, इनको मीडियम का जरूरत ही नहीं है, खाली यही एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करते करते अर्थ तक आ जाते हैं बिना किसी मीडियम के। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो अब हम EM वेव के बारे में और बात करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस, दिस इज योर होमवर्क, और ये मुझे जरूर से चाहिए। मैम मतलब क्या? ओके मैम। ऑल्टरनेटिंग करंट का आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, मुझे फॉर्मूला शीट निकाल कर दो, मतलब निकाल कर दो मतलब नेट से छाप के मत देना, खुद से बना कर देना। मैम बना मैंने दो। मैम मैंने बनाया। मैम कल तक बनाने हैं या फिर आज ही? हाँ, मैम कल तक कल शेयर करना क्लास है से आपको? पहले, कल क्लास से पहले मुझे चाहिए, फोटो भेज देना। ओके मैम। मैम Okay, मैम ma'am. आप एक बार देख लो सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल भेज दो, ठीक है। आई होप। मैम हाँ जी बेटा। मैम जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमें वो करना है ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम। मैम को उसमें नीट से तो आज तक एक ही क्वेश्चन आया है। ओके, आया है तो उसको थोड़ा सा सीख लो ना, क्या दिक्कत है? मैम तो उसमें भी बस हमें वो वाला केस करना है ना जिसमें ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन होती है, ग्राउंड वाली हाँ, फ्रिक्शन नहीं ब्लॉक ऑन करनी ब्लॉक है ऐसे। मैम मैम मैं अपना क्वेश्चन भेजू अब आपको? है। हाँ बिल्कुल भेज दो। फिलहाल देखो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए अपनी क्लास के, ठीक है। दैट्स Yes, इट। ma'am. अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग मुझे एक बार बस रुक के बता देना कि एक्स्ट्रा क्लास आप कब ले सकते हो। मैम आप पोल जनरेट कर देना। मैम 12 से 2 बजे के बीच में ले लो। मैम 11 से ले लो ना प्लीज मैम। बेटा 11 से नहीं ले सकती, मैं 11:30 से ले सकती हूँ, ठीक है। बाकी हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जस्ट से बाय टू द क्लास। बाय मैम। रिकॉर्डिंग तो ऑफ करो मैम। तो उसी के लिए तो